हेलो एवरीवन। आज हम केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक आपने चैप्टर को एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा तो इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप भी एमएमईटी की तैयारी कर रहे हो या एम्स आरयूएसएस किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास होने वाली है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए एक ही लेक्चर के अंदर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इस क्लास का आपको क्लास पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, जो एमएमईटी 2026 की तैयारी कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही हमने बढ़िया काम करा है, रैंकर टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो आप एमएमईटी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये रैंक बूस्ट की तरह काम करने वाला है। इसके अंदर आपको फुल सिलेबस टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे क्वेश्चन आपको ओनली फॉर 49 रुपीज़ में। तो इसकी भी ऐप सिलेक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप डाउनलोड करके वहाँ पर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केवल उन्हीं संगठन से उत्पाद का निर्माण होता है जिनमें अणुओं का अभिविन्यास सही और ऊर्जा पर्याप्त होती है। ऑप्शन स्टेटमेंट एक, ये तो अपन को पता है सही है, क्योंकि अणुओं का अभिविन्यास सही होना चाहिए और ऊर्जा पर्याप्त होनी, यही तो दो शर्त होती है उत्पाद निर्माण के लिए। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि देहली ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारकों की ऊर्जा। ये भी राइट आंसर है, क्योंकि आपने ग्राफ देखा होगा जिसमें ये तो होगी रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी, अभिकारकों की ऊर्जा, और ये होगी सक्रियण ऊर्जा, और इस टोटल दोनों को मिला के ये बनती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसे अपन देहली ऊर्जा कहते हैं। तो एक और दो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में केमिस्ट क्या ज्ञात करने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए है अभिक्रिया के स्रोत होने की जानकारी, जो ऊष्मागतिकी से ज्ञात होती है। ऑप्शन बी है अभिक्रिया का वेग, और ऑप्शन सी है कि अभिक्रिया की मात्रा। तो ये तीनों ही सही है, तो राइट आंसर अपन का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अभिक्रिया के लिए दर नियतांक ये दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, तो अभिक्रिया कौन से कोटि की होगी। तो देखते हैं अभिक्रिया के, तो इसके लिए आपको एक इसकी मात्रक की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ये किसका मात्रक होता है, ये होता है अपने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इसके मात्रक को देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में गैसीय क्रियाकारक और गैसीय उत्पाद है तो अभिक्रिया की दर, यहाँ पर अभिक्रिया नियतांक की बात नहीं करी, अभिक्रिया की दर पूछिए। अभिक्रिया की दर तो क्या होगी, dp/r क्या होता है, dp/dt, तो क्या होगी एटीएम। गैस अभिक्रिया थी इसलिए एटीएम आ गया, और नीचे आ गया टाइम, एटीएम सेकंड इनवर्स। यही आपके दूसरी वो सांद्रता पद में होती तो क्या हो जाता, मोलरता पर सेकंड हो जाता। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है log a-x, जिसे अपन log AT भी कह सकते हैं। ठीक है, और t समय के बीच में मध्य ग्राफ सीधी रेखा दे रही है, तो कौन सी अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, तो आप देख लो log AT बराबर log A0 - KT। इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसकी ये किस अभिक्रिया का ग्राफ होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का ये इक्वेशन है। तो ये इसका ऐसा ग्राफ बनेगा, इधर log AT आ जाएगा और इधर t आ जाएगा। ठीक है, और ये सीधी रेखा, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन ए है अभिक्रिया के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा। ऑप्शन बी है उत्पन्न ऊर्जा जब सक्रिय संकर बनता हो, या ऑप्शन सी है अभिक्रिया की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और ऑप्शन 4 है अपना एक मोल उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो सक्रिय ऊर्जा होती है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कि अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, उससे ही अपन क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए अणुओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। न्यूनतम ऊर्जा मतलब ये टोटल न्यूनतम ऊर्जा की बात कर रहा, तो होगी सीधी अपने देहली ऊर्जा। अभी मैंने पीछे आपको ग्राफ बताया था।
लेकिन अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा का पूछता तो आपके पास सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता से समतुल्य होता है। ये भी सही है, क्योंकि फर्स्ट कोटि अभिक्रिया का टी आप क्या होता है 0.693/K, जो कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियत होती है। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि प्रथम कोटि की रेट क्या होती है K = A⁴ तो यदि ए की सांद्रता बदलेगी तो अभिक्रिया की दर भी बदल जाए, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर। दूसरा अगर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए K की इकाई, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता के खाली जगह और वेग स्थिरांक के खाली जगह होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का मान तो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी आप क्या होता है, टी आप होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए A0/2K। तो प्रारंभिक सांद्रता के तो सीधा क्या होगा समानुपाती, और वेग स्थिरांक के क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है अनुक्रमानुपाती अपॉन व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है दो क्रियाकारक में से एक क्रियाकारक आधिक्यम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, अभिक्रिया में केवल एक ही क्रियाकारक होता है। ऑप्शन सी है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एस्टर का जल अपघटन, तो उसमें क्या होता है R = K, ये तो हो गया एस्टर, और इसी के साथ में होता है जल। तो ये आधिक्यम होता है, इसलिए अपन इसको लेते नहीं, और ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है दो क्रियाकारक, तो ये राइट आंसर हो गया दो क्रियाकारक। क्या हो गया एस्टर और जल। इसमें एक ही क्रियाकारक नहीं, दो क्रियाकारक होते हैं। ये शून्य कोटि भी नहीं, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया में संगठित सिद्धांत में ZAB व्यक्त करता है। तो ये होता है एक अर्नियर इक्वेशन से आपको पता ही होगा, A = P(ZAB)(e⁻KT), ऐसी रिएक्शन होती है। तो इसमें ZAB क्या होता है संगठीय आवर्ती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रह गया सेकंड, ए और बी की संगठीय आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्रियाकारक अणुओं के मध्य टक्कर के फलस्वरूप होती है। ये तो अपन को पता है, तो इसलिए अभिक्रिया की दर दी जाती है प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली कुल टक्करों की संख्या, अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम। ऑप्शन सी है प्रभावी टक्करों की कुल संख्या, और ऑप्शन 4 है टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या जिनकी देहली ऊर्जा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा प्रभावी टक्करों की कुल संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी टक्कर होगी तो ही अभिक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, इससे देहली ऊर्जा से कम एनर्जी वाली कभी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है प्रभावी टक्करों की कुल संख्या। प्रभावी टक्कर ही होगी तो रासायनिक अभिक्रिया की वरना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बहुत बढ़ जाती है, कारण इसका। ऑप्शन ए है संगठनों की संख्या बढ़ने से। ऑप्शन बी है सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से। ऑप्शन सी है सक्रिय ऊर्जा कम होने से, और ऑप्शन डी है माध्यम मुक्त पथ कम होने से। देख तो अपन टेम्परेचर आपको पता है बोल्ट्जमान एंड मैक्सवेल का एक ग्राफ दिया हुआ है इस अपने एनसीईआरटी के अंदर। उसके अंदर तो टी टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ ऐसा है, ये तो है अपना टी टेम्परेचर पर, लेकिन टी प्लस कोई माना कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ये होते हैं सक्रिय अणु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई है। तो ऑप्शन कौन सा सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है। ताप के साथ बढ़ती है किसी भी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ज्ञातनिक। तो इसका राइट आंसर है किसी भी अभिक्रिया, क्योंकि मैंने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ाने में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। आप सोच रहे होंगे ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी भी होगा। क्यों, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अग्र पक्ष की बात करें तो ऊष्माक्षेपी से और शोषी देखेंगे, लेकिन दर रेट तो दोनों में ही बढ़ेगी, भले आगे की जाने की बढ़ो या पीछे जाने की बढ़ो। ठीक है, इसलिए राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम कोटि अभिक्रिया का
32 मिनट के अंदर 75% कंप्लीट होती है। तो समान अभिक्रिया 50% कब पूरी होगी? तो एक आप रिलेशन ध्यान रख लेना, T75 इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ T50। तो T75 तो कितना 32 दे रखा है, और 2 और T50% ज्ञात करना है। तो T50% क्या हो जाए 32/2, तो T50% क्या हो गया 16। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया हमेशा 75% कंप्लीट होती है, तो वो 2 T½ के दुगुना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि एक क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी करने पर T½ दुगुना हो जाता है, तो प्रथम कौन सी अभिक्रिया की कोटि? तो आपको एक याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है जो जिसका T½ समानुपाती होता है A0 के, मतलब प्रारंभिक सांद्रता के। तो मतलब T½ डबल हो रहा है, तो प्रारंभिक सांद्रता दुगुनी होती है, T½ भी डबल हो रहा है, तो ये कौन सी होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके लिए अभिक्रिया की दर और दर नियतांक की इकाई समान है? अभिक्रिया की दर और दर नियतांक ये भी अपन को पता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर तो होती है जैसे कि मोलरता पर सेकंड हो गई अभिक्रिया की दर, और के की वैल्यू भी मोलरता पर सेकंड कब होगी? जब ये रेट बराबर के, ये या इस रिलेशन में यहाँ पर, क्योंकि ए की पावर तो क्या होगी 0, तो क्या आर बराबर के, दोनों की क्या होगी? इकाई समान होगी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गलत कथन इंगित कीजिए, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, फर्स्ट है कि दर नियम एक प्रायोगिक मान है, रेट लो प्रायोगिक मान है, ये भी सही है। और सेकंड है दर अनुपाती का क्रिया का नियम एक सैद्धांतिक मान। दर अनुपाती क्रिया का नियम तो एक सैद्धांतिक है, लेकिन रेट लो होता है वो एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये दोनों सही है। ऑप्शन सी है क्रिया विधि ज्ञात करने की दर अनुपाती क्रिया के नियम की तुलना में दर नियम ज़्यादा जानकारी, ये सही है। तो ऑप्शन 4 है कि दर नियम हमेशा दर अनुपाती क्रिया के नियम से भिन्न होता है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दर अनुपाती नियम और रेट लॉ में डिफरेंस क्या है। देखो, कोई भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि 2A + B = C, तो दर अनुपाती का नियम तो अपन कैसे लिखेंगे? R बराबर के A की पावर 2 और B की पावर 1। दर अनुपातिक नियम के लिए ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन दर नियम में अपन इसमें R बराबर के A की पावर 2 B की पावर 1 ये हमेशा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट हो जाएगा। हमेशा भिन्न ये भी नहीं है, लेकिन हमेशा सेम होना ये भी ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया दर अनुपाती का नियम, और ये सेकंड वाला हो गया दर नियम। ठीक है, इतना ही इनके अंदर डिफरेंस होता है। और दर अनुपाती का नियम तो ये एक थ्योरेटिकल वे होती है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। ठीक है, रेट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है। दर स्थिरांक के किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी कोटि की अभिक्रिया की हमेशा क्रिया का ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रियाकारक सांद्रता नहीं, क्रियाकारक सांद्रता पर कभी ये कांस्टेंट कभी निर्भर नहीं करता। उत्पाद की सांद्रता पर इस पर भी नहीं, समय इसी पर भी नहीं, लेकिन टेम्परेचर पर डिफरेंट कर, टेम्परेचर हो गया इसी पर, और उत्प्रेरक दो चीज़ों पर ही हमेशा के निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस्टर का जल अपघटन कौन सी अभिक्रिया की कोटि है? फर्स्ट ऑप्शन है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन सी है त्रिअणु क्रिया, और ऑप्शन डी है स्टेटमेंट इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। तो इसका राइट आंसर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एस्टर का जल अपघटन, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी भी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल ताप पर क्या है? संतृप्त है, बढ़ाने से बढ़ता है, बढ़ाने से घटता है, या बढ़ाने से बढ़ता है या घटता है? अभिक्रिया के लिए T½ हमेशा आपको याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता है रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो क्या होगा? T½ घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, ये तो हो गया अपना, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, एक रासायनिक समीकरण के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्भर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मान किस पर निर्भर? ऑप्शन ए है टेम्परेचर पर, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक जिसे कैटलिस्ट कहते हैं,
ऑप्शन सी है क्रियाकारक की सांद्रता पर, ऑप्शन डी है संगठीय आवर्ती पर। तो एक्टिवेशन एनर्जी ओनली आपके उत्प्रेरक पर निर्भर गई। यदि पॉजिटिव कैटेलिस्ट या धनात्मक उत्प्रेरक होता तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा और रिएक्शन को फास्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव उत्प्रेरक होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। तो ये सक्रिय ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ओनली उत्प्रेरक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया दर नियतांक की आपको मैंने पहले ही बता दिया, ओनली टेम्परेचर में निर्भर करता है, किसी ना तो क्रियाकार सांद्रता, उत्पाद सांद्रता, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है क्योंकि? फर्स्ट ऑप्शन है टक्कर बढ़ जाती है, ऑप्शन सेकंड है उत्पाद की ऊर्जा कम हो जाती है, ऑप्शन सी है सक्रिय अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा देल या ऊर्जा से बढ़ जाती है, या अभिक्रिया की क्रियावृत्ति परिवर्तित हो जाती है। तो मैंने अभी तो आपने बताया टेम्परेचर बढ़ाने पर उन अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इधर देखो, ये पहले ग्राफ नीचे था तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा इधर की तरफ। ये क्या है? ये अणुओं की संख्या वो है जिनकी ऊर्जा देल ऊर्जा से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा तेल ऊर्जा से अधिक, वो उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रभावी टक्कर के लिए टकराने वाले अणुओं में होना सही है प्रभावी टक्कर ही हमेशा उत्पाद बनाएगी, दूसरी कोई भी उत्पाद नहीं बने। और प्रभावी टक्कर क्या होगी? जब देली ऊर्जा से उससे अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, उसी के साथ सही अभिविन्यास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 देली ऊर्जा और साथ ही टक्कर करने वाला सही अभिविन्यास, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दोनों ही होने चाहिए। क्या? एक तो देली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए, उसी के साथ अभिविन्यास हो रहा है वो भी सही होना चाहिए। इन दोनों पर डिपेंड करता है प्रभावी टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है, तो इसका म्यू की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब ताप 60 डिग्री से बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो देखो, एक आपको रिएक्शन मैंने कल वाले वन शॉट में बताया था, जो किसी ने अभी तक नहीं देखा जाकर देख लेना, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी पूरा एकदम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को पूरा पढ़ाया था। ठीक है, ओनली 25 मिनट के अंदर। तो आप जाकर देख लेना, और किसी ने नहीं देखा तो यहाँ पर समझ लो, मैं आपको बता दूँ। एक होता है आपके पास ये होती है रिएक्शन और समीकरण होती है R2/R1 या K2/K1 इजिकल टू म्यू की पावर डेल्टा T/10। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से तो आपके पास आ गई 2, और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो अभिक्रिया की दर पहले माना कि कोई भी हो, ठीक है। फिर R1 की वैल्यू अपन R मान लेते हैं, और R2 आपको निकालना है। ठीक है, तो R डैश निकालना है, और म्यू की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, और डेल्टा टी कितना हो गया? 60/10। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया? 64। तो R डैश कितना हो गया? 64 टाइम्स R, तो 66 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और कभी कभी यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पता है कि K2 की वैल्यू दे देंगे, क्योंकि T+10 कोई भी मतलब अधिक टेम्परेचर वाले K की वैल्यू दे देते और कम वाले की निकालनी होती, लेकिन आप उसका उल्टा भी निकाल देते कभी, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, यदि सांद्रताओं का इकाइयों को n गुना बदल दिया जाए तो प्रथम कोटि के दर नियतांक का मान होगा। सांद्रता को इकाइयों को n गुना बढ़ जाए तो प्रथम कोटि अभिक्रिया दर नियतांक, मैंने पहले ही बताया K की वैल्यू कभी भी सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। सांद्रता की वैल्यू आप n गुना करो, भले 1/n गुना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अभिक्रिया दर ज्ञात करने में कौन प्रयुक्त होता है? अभिक्रिया की दर को ज्ञात करना, पहला है अभिक्रिया का ताप, दूसरा है अभिकारक की सांद्रता, तीसरा है दर नियतांक, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के आपके पास टेम्परेचर, अभिकारक की सांद्रता और दर नियतांक तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सक्रिय संकुल के विघटन के दौरान ये बोल रहा है कि कोई भी अणु है उसका विघटन होगा तो क्या होगा? विघटन होगा तो बॉन्ड टूटेंगे, एनर्जी निकलेगी, तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, कोई भी अभिक्रिया में विघटन होता है, बॉन्ड टूट जाए तो एनर्जी निकलती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी
मात्रा बदलती है। उत्प्रेरक योग से क्या होगा, तो पहले आपको बताया उत्प्रेरक योग से हमेशा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी की मात्रा कम हो जाएगी, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा की मात्रा बदलती है उत्प्रेरक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन पर फॉस्फिन का न्यून दाब पर अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका कारण बताओ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जो सरफेस पर होती है या जैसे कि रेडिएशन पर होती है वो होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि दर पृष्ठ के घेराव से संतुलित है। ऑप्शन बी है कि अपघटन का दर बहुत ही धीमा है। ऑप्शन सी है दर पृष्ठ घेराव के समानुपाती है, और ऑप्शन डी है दर पृष्ठ घटाव के व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ घेराव के समानुपाती। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रेट ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन भी ऐसी होती है। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर देना। और एक और भी फीचर है उसका, जिसे कहते हैं हाई पॉइंट, तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हाई पॉइंट भी हमें दे सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की सीरीज़ पूरी MMVT किसी भी सभी चैप्टर की आपके पास आने वाली है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जिसको भी टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर देना, ठीक है।